हेलो एवरीवन। आज अर्थव्यवस्था का पार्ट 5 पढ़ेंगे। 4 पार्ट हमने पहले करा दिए हैं, उनको जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। और इसके बाद 2 वीडियो और बनेंगी। 7 वीडियो में टोटल भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी करा दी जाएगी। तो आज इस वीडियो में बैंकिंग वित्तीय प्रणाली के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मुद्रा बाजार क्या होता है? तो मौद्रिक संपत्तियाँ अल्पकालीन या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जब व्यवहार में लाई जाती हैं तो वो मुद्रा बाजार कहलाता है। तो मौद्रिक संपत्तियां जो होती हैं तो जब 1 वर्ष से कम अवधि के लिए व्यवहार में आती हैं तो वो किस बाजार को कहते हैं? उसे मुद्रा बाजार। अब अगर 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए आती हैं तो उसे उस बाजार को कहा जाता है पूंजी बाजार। तो संपत्ति प्रतिभूति 1 वर्ष से अधिक दीर्घ काल के लिए व्यवहार में आए तो उस बाजार को कहते हैं पूंजी बाजार। तो अगर इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, प्राथमिक हो गया प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार। अगर कोई प्रतिभूति पहली बार बाजार में बिक रही है तो उसे प्राथमिक पूंजी बाजार कहते हैं। अगर पुरानी प्रतिभूति का ही व्यापार किया जा रहा है तो उसे द्वितीयक पूंजी बाजार कहते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा। मुद्रा क्या होती है? तो मुद्रा वस्तुएं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती हैं। तो जो पैसा होता है, पैसे से ही वस्तुओं का विनिमय होता है। जैसे प्राचीन काल में अन्य चीज़ें थी, उसके बाद जब मुद्रा आ गई तो उसके बाद मुद्राओं से ही वस्तुओं का विनिमय हुआ, मतलब वस्तुएं खरीदी और बेची जाने लगी मुद्रा के माध्यम से। फ्रांसिस ए बाकर ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये फ्रांसिस ए बाकर का स्टेटमेंट था। अब मुद्रा के प्रकार देख लेते हैं। वैधानिक मुद्रा क्या होती है? तो आरबीआई ने जो मुद्राएं जारी की है तो उसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेगा, उसे वैधानिक मुद्रा कहते हैं। मतलब उसको कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता। तो जो आजकल के नोट चल रहे हैं या पैसे चल रहे हैं, सिक्के, उनको आरबीआई द्वारा जारी किया गया है तो वो कोई भी व्यक्ति लेने से मना नहीं कर सकता, तो वो वैधानिक मुद्रा कहलाती है। जबकि एक दूसरी मुद्रा होती है ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा। तो इसे स्वीकार करना इच्छा पर निर्भर करता है, इसमें कोई ये नहीं है कि लेना ही जरूरी है। हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, इस प्रकार की जो मुद्राएं होती हैं उन्हें ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं कि ले भी सकते हैं और ना भी ले सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। सांकेतिक मुद्रा क्या है? जब आंतरिक धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से कम हो। तो जो धात्विक मूल्य है, जैसे तो अगर उसके अंकित मूल्य वो 10 रुपये का है और 10 रुपये से उसमें कम की धातु लगी हुई है तब उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। प्रमाणिक मुद्रा या मानक मुद्रा क्या होती है? तो सिक्के का वास्तविक एवं अंकित मूल्य अगर बराबर है, मतलब जितने का वो सिक्का है उतना ही उसमें वास्तविक मूल्य है उसका, तो उसे प्रमाणिक मुद्रा या मानक मुद्रा कहा जाता है। और प्रकार की भी मुद्राएं होती है, उसको भी देख लेते हैं। प्लास्टिक मनी क्या होती है? तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो एटीएम्स होते हैं हमारे, तो वो प्लास्टिक मनी कहलाती है। हॉट करेंसी जो होती है, गर्म मुद्रा जिसको कहा जाता है। वित्तीय बाजार से शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति। तो ऐसा पूछा जाता है कि जो वित्तीय बाजार से शीघ्र पलायन कर जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हॉट करेंसी या गर्म मुद्रा। मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो तो उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। तो जो विकसित देश होते हैं उनकी जो मुद्राएं होती है वो अधिकतर हार्ड करेंसी ही होती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति तो कम होती है लेकिन उनकी मांग क्या होती है? अधिक होती है। तो जब मांग की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति कम हो तो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। जबकि सॉफ्ट करेंसी क्या होती है कि आपूर्ति ज़्यादा हो रही है और मांग कम है तो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। कॉशन मनी क्या है? तो ये जमानत के तौर पर मांगी राशि को जो है कॉशन मनी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन नाम से पहली 2009 में सतोशी नाकामोतो ने जो है इसे क्रिप्टो करेंसी को जारी किया था। किस नाम से? बिटकॉइन नाम से। ये ब्लॉकचेन तकनीक से संचालित होती है। तो क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले किसने शुरू किया था? सतोशी नाकामोतो ने, बिटकॉइन नाम से। भारत में मुद्रा करेंसी की बात करें तो 1935 से मुद्रा निर्गमन का अधिकार जो है वो आरबीआई को दिया गया। स्वतंत्रता से पूर्व जो है मुद्रा पर जॉर्ज पंचम और षष्टम के चित्र आते थे। स्वतंत्रता से पूर्व में 1947 से मुद्रा पर जो है अशोक के चित्र आने लगे। 1987 से महात्मा गांधी के पहली बार चित्र 500 के नोट पर छपे थे। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्तीय सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्तीय मंत्रालय से इसको जारी किया जाता है। 1 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के नोट और उसके अलावा जो अन्य सभी नोट होते हैं वो उस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई द्वारा निर्गत नोटों पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो 17 भाषाएं जो हैं आरबीआई द्वारा निर्गत नोट पर होती हैं।
आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर 1926 में हुई और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 से इसने कार्य करना शुरू किया। तो आरबीआई की जो स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 से। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 तक म्यांमार और पाकिस्तान के बैंकर के रूप में भी जो है आरबीआई ने कार्य किया है। आरबीआई गवर्नर की बात करें तो प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओस्मान स्मिथ थे। राष्ट्रीयकरण के समय जब 1 जनवरी 1949 को जब राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई का, तो उस समय सीडी देशमुख थे। वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। लेखा वर्ष क्या होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक जो है आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। और जो आरबीआई गवर्नर होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 3 वर्ष। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। और जो मुख्यालय है वो आरबीआई का कहाँ पर है? वो है मुंबई में। आरबीआई केंद्रीय निदेशक बोर्ड जो है उसमें एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं। एक वर्ष में 6 बैठक और एक तिमाही में न्यूनतम 1 बैठक का होना जरूरी है। 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 4 उप कार्यालय हैं, अधिकांश राज्य राजधानी में हैं। जैसे आरबीआई की एक शाखा हमारे उत्तराखंड के देहरादून में भी है। न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है? तो 1957 में इसकी शुरुआत हुई। 200 करोड़ रिजर्व अपने पास रखने होते हैं, तो 115 करोड़ जो है का सोना अपने पास और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा अपने पास रखनी जरूरी है। ये 1957 की न्यूनतम कोष प्रणाली के अनुसार। अब बात करते हैं आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं। तो आरबीआई के कार्य हैं मौद्रिक नीति का संचालन। अगर जैसे मुद्रास्फीति या अपस्फीति जैसी घटनाएं होती हैं उनको रोकने, उनको संतुलित करने के लिए जो है आरबीआई द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं। साख नियंत्रण का कार्य किया जाता है, लेकिन साख सृजन नहीं करता। साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंक करते हैं, जबकि साख नियंत्रण का कार्य कौन करता है? वो करता है आरबीआई। मुद्रा जारी करता है, ये भी आरबीआई का कार्य है। बैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था विनियमित करता है, जो बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था विनियमित करता है वो आरबीआई करता है। सरकार के बैंकर एजेंट सलाहकार के रूप में कार्य करता है। विदेशी मुद्रा का भंडार जो है फेमा एक्ट 1999 से जो है आरबीआई के पास होता है। मौद्रिक नीति जो है, जो आरबीआई के द्वारा संचालित क्रियाएं होती है, उसे आरबीआई के द्वारा उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। मुद्रा की तरलता, आपूर्ति, ब्याज दर को प्रभावित करने वाली जो नीति होती हैं उन्हें मौद्रिक नीति कहा जाता है। जब बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाए या कम हो जाए तो उस चीज़ को संतुलित करने के लिए कुछ नीतियां अपनाई जाती हैं आरबीआई के द्वारा, तो उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। लक्ष्य क्या होता है कि जैसे कम स्तर मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थिरता, समावेशी विकास, तो इनको जो है संतुलित करना जो ही वो आरबीआई का कार्य है। वो अपनी ऐसी नीतियाँ अपनाता है जिससे ये चीज़ें संतुलित हो जाती हैं। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिसमें रेपो दर हो गया, रिवर्स रेपो दर हो गया, बैंक दर हो गया, तो वो किस तरह से जो है मुद्रा तरलता, मुद्रास्फीति को जो है प्रभावित करती हैं। तो वो चीज़ें हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे एक कॉमन बेस के रूप में, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। समिति जो होती है उसमें 6 सदस्य होते हैं। 2014 के बाद एक वित्तीय वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति की घोषणा होनी शुरू हो गई है। तो जो समिति होती है आरबीआई की, उसमें अब एक वर्ष में जो है 6 बार जो है मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। मौद्रिक नीति में जैसे रेपो दर कितनी है, रिवर्स रेपो दर कितनी है, बैंक दर कितनी है, तो ये हर 2 महीने में जो है इसको बताया जाता है। तो इसको द्विमासिक जो है घोषणा की जाने लगी है और एक वर्ष में 6 बार। उपकरण या विधि क्या होती हैं जिससे ये चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं? तो जैसे बैंक दर हो गई, सीमांत स्थायी सुविधा हो गई, खुले बाजार की क्रियाएं हो गई, तरलता समायोजन सुविधा हो गई, रेपो और रिवर्स रेपो दर हो गई, परिवर्तनीय कोष अनुपात हो गया, सीआरआर नगद कोष अनुपात, एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात, मुद्रा से संबंधित। तो ये तो चीज़ें जो हैं ये मुद्रा से संबंधित हैं और ये मात्रात्मक परिमाणात्मक में है, ठीक है। जबकि चयनात्मक और गुणात्मक जो हैं न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारित करना, नैतिक दबाव और साख मापदंड, तो ये इस प्रकार की विधियां हैं, चयनात्मक और गुणात्मक। जबकि ये मात्रात्मक और परिमाणात्मक जो हैं ये इस प्रकार की हैं। तो इनको अब आगे पढ़ते हैं हम अच्छे से। गुणात्मक तरीकों से मात्रात्मक ज़्यादा प्रभावी होते हैं। एसएलआर, सीआरआर अनिवार्य रूप से तरलता को प्रभावित करते हैं। एसएलआर और सीआरआर जो हैं इसको भी हम अभी अच्छे से पढ़ते हैं। ये होते क्या हैं? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर
पर खुले बाजार की नीति अनिवार्यता निहित नहीं करती हैं। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, पहले हम इसके बारे में अब पढ़ लेते हैं। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर तरलता समायोजन के अल्पकालीन को प्रभावित करती हैं, जबकि बैंक दर, CRR, खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं वो दीर्घकालीन उपाय हैं। मतलब अगर थोड़े समय के लिए चीज़ों को कंट्रोल करना है तो रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर को जो है में मुख्य स्थान दिया गया है। जबकि अगर दीर्घकालीन उपाय करने हैं तो बैंक दर, CRR, खुले बाजार की क्रियाएं जो हैं इनको अपनाया जाता है। तो सबसे पहले बैंक दर, ये जो चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, उनको पढ़ लेते हैं, ये होते क्या हैं। तो बैंक दर क्या होती है? RBI अधिनियम धारा 44, धारा 49 के तहत व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना। तो जो RBI है वो जो व्यापारिक बैंक हैं उनको जो ऋण उपलब्ध कराता है तो वो किस दर पे कराता है? बैंक दर पे। तो जो RBI ने व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण दिया और जिस दर पे दिया उस दर को क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। कौन से ऋण की बात हो रही है? दीर्घकालीन ऋण की, ठीक है। अगर यही ऋण जो है अल्पकालीन उसमें दिया जाए कम समय के लिए तो उसे बोलते हैं रेपो दर। RBI अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है तो वो कहलाती है रेपो दर, जबकि अगर दीर्घकालीन ऋण देता है तो वो कहलाती है बैंक दर। रिवर्स रेपो दर की बात करें, अगर जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो अपना पैसा RBI को उधार देते हैं जिस दर पर, या RBI उन वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब RBI देता है व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन तो बैंक दर हो गया, अगर अल्पकालीन पे देता है वाणिज्यिक बैंकों को तो वो हो गया तुम्हारा रेपो दर हो गया, और जब इनसे वापस लेता है जिस दर पर उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। मान लीजिए कि वाणिज्यिक बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो अपना पैसा RBI के पास रख देंगे जिससे उन्हें थोड़ा ब्याज मिल जाए, तो उसको उस पर जो है RBI जो है उन्हें रिवर्स रेपो दर देगा। अब CRR क्या होती है? तो जो अनुसूचित बैंकों द्वारा RBI के पास अपनी संपूर्ण जमा जो है एक निश्चित अनुपात के रूप में रखना होता है। तो जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो RBI के पास एक अपने हिस्से का निश्चित अनुपात जो है वो RBI के पास जमा रखते हैं। तो जो वाणिज्यिक बैंक हैं ये RBI के पास जो है एक अपने निश्चित हिस्से को रखते हैं तो वो होता है CRR, जबकि अपने पास अगर कुछ निश्चित हिस्सा रखना है तो वो कहलाता है SLR। तो ये आपको याद रखना है, जो वाणिज्यिक बैंक RBI के पास रखते हैं उसे CRR कहते हैं, और जो अपने पास एक निश्चित अनुपात है उसे कहते हैं SLR। तो ये दोनों रखने जरूरी होते हैं एक बैंक को चलाने के लिए। और अब बात करते हैं, SLR हमारा हो गया, व्यापारिक बैंक अपने पास जो है एक निश्चित अपने पास नगद स्वर्ण प्रतिभूति रखते हैं। अब इसको एक चीज़ तरीके से और समझ लेते हैं। मान लीजिए 1000 रुपये हैं, ठीक है, 1000 रुपये हैं वाणिज्यिक बैंक के पास, तो वो इसमें से अगर 100 रुपये RBI के पास रख रहा है तो उसे बोलेंगे हम CRR, ठीक है। उसने 100 रुपये RBI के पास जमा कर दिए, अपने पास 100 रुपये रखने उसको ज़रूरी हैं, बाकी मतलब 800 रुपये का वो लोन दे सकता है, कुछ भी कर सकता है उस 800 रुपये का, लेकिन 100 रुपये उसको अपने पास रखने ज़रूरी हैं, उसको बोलेंगे हम SLR, ठीक है। बाकी जो 800 रुपये हैं अगर उनको वह न्यूनतम जिस दर पर अपने विश्वसनीय ग्राहकों को उधार देता है, मतलब वो 800 रुपये जो है बैंक को अपने जो विश्वसनीय ग्राहक हैं उनसे जो लेन देन कर सकता है, उनको लोन दे सकता है, तो वो कहलाती है PLR, प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है। लेकिन अब उसको 2010 से बदल के उसको अब आधार दर प्रणाली कहने लगे हैं। तो जो बैंक हैं वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को जो है लोन देते हैं जिस दर पर, उसे PLR कहा जाता है। अब उसे 2010 से आधार दर प्रणाली पे लागू कर दिया है। तो ये तीनों चीज़ आप समझ गए होंगे। खुले बाजार की क्रिया क्या होती है? तो RBI मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब बाजार में क्या है, मुद्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, बाजार में मुद्रा हो गई ज़्यादा, तो तब क्या करेगा वो मुद्रा को अपने पास लाने के लिए जो है मुद्रा को अपने पास लाने के लिए जो है सरकारी प्रतिभूतियां जो हैं उनको वो बेचेगा जिससे मुद्रा उसके पास आ जाए। तो जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं RBI के पास वो उनको बेच देता है, तो मुद्रा जो है उस बाज़ार से खींची हुई जो है RBI के पास आ जाती है। जबकि अगर बाज़ार में मुद्रा की कमी है
तो वो क्या करेगा, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं बाजार से वो उनको खरीदेगा, जिससे मुद्रा जो है आरबीआई के से बाजार में चली जाती हैं। तो उसे खुले बाजार की क्रिया कहते हैं, जहां पे मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनका क्रय विक्रय करता है। और ये जो कार्य सरकार के द्वारा भी किया जाता है। जब सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो सरकार अपनी प्रतिभूतियों को बेचती है आरबीआई को और वहाँ से पैसे लेती है। अगर पैसे सरकार के पास ज़्यादा हैं तो वो सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदती है। तो ये जो है खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या है, एमएसएफ रेट। बैंक अपनी निवल मांग और सावधि देयताओं को 1% तक का ऋण रात भर के लिए, मतलब जब ऋण एक रात तक के लिए दिया जाता है तो उसे सीमांत स्थायी सुविधा कहा जाता है। बैंक इसका उपयोग तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। इसका निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो जब बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उन्हें एक रात के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो एमएसएफ रेट पर जो है उस पैसे को उधार लेते हैं। उसको कहा जाता है सीमांत स्थायी सुविधा। अब बात करते हैं तरलता समायोजन सुविधा क्या है। बैंकों की अल्पकालीन तरलता को समायोजित करने के लिए एक प्रभावी मौद्रिक अस्त्र है। नरसिम्हन समिति 1998 की सिफारिश पर 2000 में एलएएफ को लागू किया गया था। अब यहाँ से हम एक चीज़ समझते हैं कि मतलब जो सीआरआर है, एसएलआर है, बैंक दर है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है तरलता पे। तरलता क्या है, तरलता को भी आप समझिए। अगर जो है बाजार में ज़्यादा पैसा आ गया, मुद्रा ज़्यादा आ गई, तो मुद्रा की तरलता हो रही है, मतलब तरलता बहाव हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं थोड़ी लोकल लैंग्वेज में कि जो तरलता है उसका बाजार में मुद्रा का बहाव हो रहा है, मतलब मुद्रा बहुत सारी है बाजार में, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। या अगर मुद्रा की तरलता की कमी है तो बाजार में क्या है, मुद्रा की कमी है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैं आपको अब सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि उसका कैसे इफेक्ट पड़ता है। वाणिज्यिक बैंक आरबीआई अगर बैंक दर में वृद्धि करता है, मतलब जब आरबीआई क्या है बैंक दर में वृद्धि करता है तो क्या होगा, वो दीर्घकालीन ऋण कम लेंगे। कौन लेंगे, क्योंकि जो बैंक दर है उसी पे तो वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है आरबीआई। तो जो वाणिज्यिक बैंक है फिर वो ऋण क्या लेंगे, कम लेंगे। तो जो वाणिज्यिक बैंक है उनके पास पैसा कम होगा, तो फिर जो वो अपने ग्राहकों को भी पैसे कम देंगे। जब ग्राहकों के पास पैसे कम जाएंगे तो बाजार में क्या हो जाएगी, पैसे की कमी। मतलब जो अगर ज़्यादा है वहाँ पे तरलता तो वहाँ से क्या हो जाएगी, कमी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, तो बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है। अगर बाजार में जो है बहुत पैसा है तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, आरबीआई बैंक दर में वृद्धि कर देता है, जिससे वाणिज्यिक बैंकों को जो है दीर्घकालीन ऋण कम जाएगा और यहाँ से जो है फिर ग्राहकों तक पैसा कम जाएगा। तो जो बाजार में है वो पैसे को संतुलनता मिल देगी, यहाँ पे पैसों की फिर कमी आने लगेगी। दूसरी क्या है कि वाणिज्यिक बैंक जो है ब्याज दर अधिक बढ़ा देंगे। ठीक है, तरलता में क्या आएगी, कमी। जो बाजार में क्या है तरलता है उसमें आएगी कमी। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक जो है ब्याज दर क्या है फिर वो बढ़ा देंगे। तो जो मतलब ग्राहकों को जो पैसा दे रहे थे, अगर वाणिज्यिक बैंक ब्याज दर बढ़ा देंगे तो ग्राहक भी पैसे कम लेंगे, तो बाजार में क्या है फिर से जो तरलता है उसमें क्या होगी, कमी हो जाएगी। निवेशकर्ता साख की मांग, निवेशकर्ता साख की मांग जो है वो कम हो जाएगी। अगर पैसा कम होगा बाजार में तो निवेश भी कम होगा। उपभोग व्यय निवेश, इसमें भी कमी आएगी, मतलब ग्राहकों के पास पैसा कम होगा तो वो खर्च भी कम करेंगे। वस्तु सेवा की कीमत जो है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि जब ग्राहकों के पास पैसे कम होंगे तो वो वस्तु भी कम खरीदेंगे। तो जो जिन वस्तुओं के जो है उच्च दाम थे वो नीचे आने लगेंगी, तो जो वस्तु सेवा की कीमत है उसमें भी कमी आएगी। और मुद्रा स्फीति का भी नियंत्रण हो जाएगा। तो मुद्रा स्फीति क्या है, मुद्रा की जो मात्रा अधिक हो जाती है उसको भी नियंत्रित करने में जो है इसकी सहायता हो जाती है। जो बाजार में तरलता है उसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसकी जो तरलता है उसमें भी कमी आ जाएगी। तो बैंक दर बढ़ाने से क्या है, ये फ़ायदा होता है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर बैंक दर में कमी करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। अगर बाजार में क्या है पैसे की कमी है, मुद्रा की कमी है, तो वाणिज्यिक बैंक जो है अधिक ऋण लेंगे। सिंपल है आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई ने बैंक दर में कमी कर दी है तो वाणिज्यिक बैंक ज़्यादा पैसे उधार लेंगे। फिर तरलता में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो गया तो फिर वो अपने ग्राहकों को भी ज़्यादा पैसे देंगे, तो बाजार में फिर ज़्यादा मुद्रा जाएगी। वाणिज्यिक बैंक ब्याज दर में कमी करेंगे तो ग्राहक ज़्यादा पैसे लेंगे। निवेशकर्ता भी अधिक होगा, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो फिर वो निवेश भी ज़्यादा करेंगे। उपभोग व्यय, इसमें भी वृद्धि होगी, फिर वो खर्च भी ज़्यादा करेंगे। वस्तु सेवा की कीमत में वृद्धि होगी, क्योंकि लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे और वस्तु की आपूर्ति तो उतनी ही है, तो वस्तु के दाम में भी उच्च वृद्धि होगी। तो इससे क्या होती है, मुद्रा अपस्फीति का नियंत्रण होता है।
अब मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति जो है हम ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुद्रास्फीति को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं, अगर बाजार में पैसा तो बहुत है लेकिन वस्तुएं कम हैं, तो वस्तु अगर कम है तो वस्तु के जो दाम है उसमें उच्च वृद्धि होगी, लेकिन मुद्रा तो अधिक है, तो मुद्रा की अधिकता और वस्तु के दाम में वस्तुओं की कमी। तो इस तरीके से आप उसको मुद्रास्फीति को समझ सकते हैं। मतलब मुद्रा तो ज़्यादा है और वस्तुएं हैं कम, तो वस्तुओं की आपूर्ति में क्या आ रही है, कमी आ रही है। मुद्रा की आपूर्ति बहुत अधिक हो रही है, और जब वस्तु की आपूर्ति कम है तो उसके दाम में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये तीनों चीज़ें आप समझ सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ, बाजार में क्या है, मुद्रा की आपूर्ति बहुत अधिक है, वस्तु की आपूर्ति कम है। जब वस्तु की आपूर्ति कम है तो उनके दाम में क्या है, वृद्धि है। तो ये तीनों फैक्ट जो होते हैं ये मुद्रास्फीति का होता है। मुद्रास्फीति के घटक हैं, मुद्रा की आपूर्ति बहुत है, वस्तु की आपूर्ति कम है, और उनके जब वस्तु की आपूर्ति कम है तो उनकी दाम में उच्च वृद्धि है, तो इसे कहते हैं हम मुद्रास्फीति। अब मुद्रा की जो मात्रा अधिक है इसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, आरबीआई जो है वो बैंक दर में वृद्धि कर देता है, तो मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है, तो मुद्रास्फीति क्या हो, नियंत्रित कर लेते हैं। इसका ही उल्टा क्या होता है, मुद्रा अपस्फीति। जब बाजार में क्या है, मुद्रा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो मुद्रा की मात्रा जब कम हो जाएगी तो जो वस्तु की आपूर्ति वो अधिक हो जाएगी, और वस्तु के जो दाम हैं वो घट जाएंगे। ठीक है, वस्तु के दाम जो है वो घट जाएंगे। तो जब इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तो उसे मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि बाजार में फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा को भेजा जाना है, तो उसके लिए क्या करेगा, आरबीआई बैंक दर में कमी करेगा, इससे वाणिज्यिक बैंक अधिक पैसा लेंगे, तरलता में वृद्धि होगी, बाजार में जो मुद्रा है उसमें तरलता में वृद्धि होगी। वाणिज्यिक बैंक जो हैं अपनी ब्याज दर कम करेंगे, जिससे ग्राहक ज़्यादा पैसे लेंगे, और फिर वो निवेश भी अधिक करेंगे, उपभोग में वृद्धि करेंगे अपने खर्च में। तो वस्तुओं की जो ज़्यादा मतलब दाम नीचे गिर रहे थे फिर वो बढ़ेगा, वस्तु सेवा की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। इससे मुद्रा अपस्फीति का नियंत्रण होता है। तो जो मुद्रास्फीति है, मुद्रा अपस्फीति है, उनका इससे कैसे कनेक्शन है वो इस प्रकार से हम समझा रहे हैं। अब बात आती है कि रेपो दर का क्या प्रभाव पड़ता है। रेपो दर का भी सेम इसकी तरह ही इफेक्ट पड़ता है। मतलब जब आरबीआई क्या है, रेपो दर को बढ़ा देगा तो फिर से वो वाणिज्यिक बैंक कम ऋण लेंगे, तो सारी कंडीशन यही वाली इसमें भी फॉलो हो जाएंगी। सेम वही बात है ना कि आरबीआई से ही तो उधार ले रहा है, ये भी अल्पकालीन ऋण हो गया। अब रिवर्स रेपो की भी कैसे कंडीशन आती है, रिवर्स रेपो की ये कंडीशन आती है कि जब वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा अधिक है, तो अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट दर बढ़ा दी तो जो है वाणिज्यिक बैंक लोगों को पैसा देने की जगह वो आरबीआई के पास ज़्यादा जमा करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट उसने बढ़ा दी है। मतलब 100 रुपये अगर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास जमा कर रहा है तो पहले उसे 4 रुपये मिल रहे थे 100 रुपये पे, अब उसे रिवर्स रेपो रेट उसने 5 रुपये कर दी है आरबीआई ने, तो यहाँ से वो 100 रुपये यहाँ से ज़्यादा धन आरबीआई के पास जमा करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से भी वही कंडीशन फॉलो होगी जैसे यहाँ पे हो रही है। रिवर्स रेपो दर बढ़ाने से भी वही कंडीशन फॉलो होती है, जो बाजार की तरलता है वो आरबीआई के पास चली जाती है रिवर्स रेपो रेट दर बढ़ाने से, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक जो हैं अपना पैसा ग्राहकों को ना देकर वो आरबीआई के पास रखेंगे, क्योंकि उन्हें पहले 4 रुपये मिल रहे थे, अब उनको 5 रुपये वहाँ पे 100 रुपये पे मिलने लग गए। तो उससे भी क्या है, बाजार में तरलता की कमी होगी। तो रिवर्स रेपो रेट दर को भी इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो बैंक दर बढ़ाने से, रेपो दर बढ़ाने से और रिवर्स रेपो दर बढ़ाने से क्या है, बाजार में तरलता में कमी आती है। अगर बाजार में मुद्रा की तरलता कम है तो इनको तीनों को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। अब मुद्रा की बात करें तो मुद्रा जो है निम्न रूप में मापी जाती है, M1, M2, M3, M4। इसमें विभिन्न प्रकार की मुद्राएं आती हैं। यहाँ से इस प्रकार से आप याद रखें, M1, M2 संकुचित मुद्रा है, जबकि M3, M4 जो है व्यापक रूप में पाई जाती है। तरलता की बात करें तो M1 सबसे ज़्यादा तरल है, M2 उसके बाद फिर M3, M4, इस प्रकार से भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बेसल मानक क्या है, तो बेसल मानक जो है एक बैंकिंग सुधार से है, डायरेक्ट ऑप्शन इसका इस प्रकार से आपको मिलेगा। बैंकिंग सुधार से जो है बेसल मानक संबंधित है। स्विट्जरलैंड में एक स्थान है जहाँ पे बैंकिंग समस्याओं पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित की जाती है। तो बेसल मानक क्या है, बेसल मानक क्या है कि जो SLR है, CRR है, उनको निश्चित करने के लिए जो है बेसल मानक का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में जो है बेसल मानक 3 जो है वो प्रयोग में लाया जा रहा है, पहले 1 2 3 था। तो इसमें कोर पूंजी अनुपात जो है 8%,
पूंजी पर्याप्तता 11.5% जो है वर्तमान में है, जबकि 1908 में क्या थी, ये 8% थी, और 2004 में क्या थी, 1 से 9%। तो इस प्रकार से अब वर्तमान में कितनी है, 11.5%। तो ये जो है कि किस प्रकार से अपने पास पूंजी की पर्याप्तता रखनी है उससे संबंधित है बेसल मानक। तो इसे बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसको अगर एक बार में नहीं आता तो दोबारा देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि मुद्रास्फीति और मुद्रा अभिस्फीति से जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर का क्या संबंध है। ट्रेजरी बिल अल्प प्रतिभूति जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है। मान लीजिए कि सरकार को जो है मुद्रा की ज़रूरत है, तो जो सरकारी प्रतिभूति है वो आरबीआई को बेचेगी और वहाँ से जो है पैसे अपने पास सरकार लेगी। तो निर्गमन सरकार के लिए आरबीआई द्वारा किया जाता है। 91, 182, 364 दिन के लिए ये शून्य कूपन प्रतिभूति होते हैं, इन पर कोई ब्याज नहीं होता, तो इन पर आरबीआई भी कोई ब्याज नहीं लेगा। इस प्रकार से ट्रेजरी बिल जो है सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, इनके माध्यम से सरकार जो है उधार लेती है। वाणिज्यिक प्रपत्र क्या है, तो प्रतिज्ञा पत्र युक्त अल्प अवधि का है, ये 7 से 90 दिन का है, शुरुआत इसकी 1990 से हुई। तो ये जो सारे हम पढ़ रहे हैं, सारी सरकारी प्रतिभूतियां हैं, इनको किस प्रकार से बेचा जाता है और कैसे आरबीआई इन पर ऋण देता है। तो ये सारा मुद्रा की आपूर्ति को कम करने और ज़्यादा करने के लिए है। अब बात करते हैं यूपीआई। यूपीआई आजकल आप सभी जानते हैं पैसों के हस्तांतरण के लिए शुरुआत की गई है इसकी एनपीसीआई के द्वारा। भीम ऐप जो है 30 दिसंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई। बैंकिंग व्यवस्था क्या है, तो वाणिज्यिक बैंक जो साख का सृजन करते हैं, मतलब खाते खोलते हैं, फिर उस पर जमा पर ब्याज देते हैं। जैसे लोगों को खाता खोलेंगे अपने बैंक में, फिर जो पैसा जमा हो रहा है उस पर उनको ब्याज भी देंगे। इसकी शुरुआत बैंक ऑफ इंग्लैंड में वाणिज्यिक बैंकों को की जननी कहा जाता है, किसको, इंग्लैंड को, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले स्थापित हुआ था। पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू हुआ। भारतीयों के द्वारा शुरू प्रथम अवध कमर्शियल बैंक है जो 1881 में शुरू हुआ था। पीएनबी जो है 1894 में हुआ। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक, मद्रास 1843, बंगाल 1806, बॉम्बे 1840 को मिलाकर जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित हुआ, जिसे गोरेवाला समिति की सिफारिश पे जो है 1 जुलाई 1955 से एसबीआई का नाम दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एसबीआई का इतिहास था। बैंकों का विलय जो है अभी हाल ही में किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजय बैंक का विलय कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ, जबकि 1 अप्रैल 2020 से 10 बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया है। पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा में सिंडिकेट का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक का, और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया है। वाणिज्यिक बैंक के अनुसूचित बैंक आरबीआई की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित होते हैं। तो जो आरबीआई की जो दूसरी अनुसूची है उसमें वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं आईईएफटी प्रणाली क्या है, तो धन हस्तांतरण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। आईएफएससी कोड क्या है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये 11 अंक का होता है। पहले 4 अक्षर क्या होते हैं, तो ये बैंक का नाम होता है, और अगला अंक क्या होता है, वो 0 होता है, और अंतिम 6 अंक क्या होते हैं, वो ब्रांच का नाम होता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 4 अंक बैंक हो गए BARB, और बाद में आ गया 0, फिर यहाँ पे 6 अक्षर आ जाएंगे ब्रांच के नाम। MICR कोड क्या होता है, ये 9 अंकों का होता है। इसमें 3 अंक बैंक के शाखा के शहर के नाम हो गए, फिर 3 अंक बैंक के नाम हो गए, और 3 अंक फिर हो गए ब्रांच के नाम। तो MICR कोड जो है ये चेक ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग नियमन अधिनियमन 1949 के तहत जो है वाणिज्यिक बैंकों का नियमन नियंत्रण जो है आरबीआई को प्रदान कर दिया गया है। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1980 में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में शुरू की गई। इंद्रधनुष योजना NPA तथा घटते SLR का समाधान करने के लिए शुरू की गई थी 2015 से। ATM क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका संचालन जो है NPCI करती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ATM का संचालन करती है। ये सारे भारत के जो ATM जोड़ने का कार्य करती है। कॉल मनी क्या है, तो अगले दिन वापसी की शर्त पर जो है कॉल मनी दी जाती है। नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए, टर्म मनी 14 दिन से 1 वर्ष तक के लिए समय होता है। विमुद्रीकरण की बात करें तो कानूनी मुद्रा को प्रतिबंधित करना 1946 में सर्वप्रथम किया गया था ये कार्य। 1978 में 1000 का नोट बंद किया गया। 2000
से पुनः चला, मतलब जो 1000 का नोट था 1978 में बंद कर दिया था और 2000 से इसको पुनः चलाया गया, लेकिन फिर से 8 नवंबर 2016 को 1000 का नोट बंद कर दिया और 500 का नोट भी साथ में बंद कर दिया था। 2011 से 25 पैसे के सिक्के बंद हो गए और 2000 के नोट अभी हाल ही में 19 मई 2023 को बंद कर दिए गए हैं। सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में हुई। ये जो प्रतिभूति बाजार होता है, जैसे प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति बेचने और खरीदने का जो कार्य होता है वो इसी में होता है। 12 अप्रैल 1992 को इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। यूटीआई की बात करें तो 1 फरवरी 1964 को छोटी बचत का एकत्रीकरण करके देश के आर्थिक विकास के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी, यूटीआई। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी की स्थापना 1956। आईआरडीए की स्थापना 2000, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हैदराबाद में। शेयर बाजार की बात करें तो शेयर बॉन्ड की खरीद बिक्री जो है वो शेयर बाजार में होती है। बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसकी स्थापना हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1956 में शेयर बाजार के रूप में इसे मान्यता दी गई। इसका सूचकांक क्या है, तो सेंसेक्स है। बीएससी 200 और बीएससी 500 इसके सेंसेक्स हैं। जबकि बीएससी की तरह एनएससी की शुरुआत 1992 में हुई। 1993 से मान्यता सेबी के द्वारा दी गई। इसका सूचकांक क्या है, तो वो निफ्टी है। जबकि बीएससी का क्या है, सेंसेक्स है। तो ये आपको सूचकांक भी याद रखने हैं। शब्दावली की बात करें तो डिवेंचर तथा बॉन्ड क्या है, तो ये एक प्रकार के ऋण पत्र है, इनके माध्यम से ऋण लिए जाते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, तो बिना ब्याज की दर पर जो है ऋण लिया जाता है, तो उसे जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। गिल्ट एंड बाजार क्या है, तो सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जहाँ पे किया जाता है उसे गिल्ट एंड बाजार कहा जाता है। तेजड़ियाँ और मदड़ियाँ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल एंड बियर जो है ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में मिला होगा, तो इसको समझते हैं कि अगर भविष्य में शेयर बाजार की वृद्धि की सोच हो, मतलब आपको लग रहा है कि भविष्य में जो है शेयर बाजार में वृद्धि होगी, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, सस्ते मूल्यों पर जो है शेयर खरीदने की कोशिश करेंगे, जिससे अभी शेयर खरीद लेते हैं और भविष्य में शेयर बाजार में उछाल आएगा तो वहाँ पे हम इसको बेच देंगे, तो उसे कहा जाता है बुल। तेजड़ियाँ मतलब तेज होने के चांसेज हैं भविष्य में। जबकि मदड़ियाँ क्या है, उसे कहा जाता है बियर, कि मतलब आने वाले समय में जो है शेयर बाजार में डाउन देखने को मिलेगा, तो डाउन होने से पहले ही जो है हम अपने शेयर बेच देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मदड़ियाँ। मतलब शेयर बाजार में गिरावट की सोच पर जो है शेयरों को बेचना ही जो है मदड़ियाँ कहलाता है। तो बुल एंड बियर आप अच्छे से समझ गए होंगे। आर्बिट्रेज क्या है, तो बाजार में विदेशी विनिमय दरों के अंतर को लाभ उठाने के लिए मुद्राओं, प्रतिभूति, कंपोजिट को खरीदना बेचना जो है वो आर्बिट्रेज कहलाता है। बबल क्या है, कि अगर शेयर के जो भाव बंद भाव के बाद जब अचानक से शेयर के खुलने पे वो अधिक बढ़ जाते हैं, अंतर देखने को मिलता है, तो उसे कहते हैं बबल। बीएससी ग्रीनेक्स क्या है, तो बीएससी द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला ग्रीन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ग्रीन जो है उसे बीएससी ग्रीनेक्स कहा गया है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगली वीडियो में हम जो है राजकोषीय नीति और पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे, और मैक्सिमम 2 वीडियोस जो हैं बनेंगी, ना ही तो अगली वीडियो में हम पूरी अर्थव्यवस्था समाप्त कर देंगे। तो 6 या 7 वीडियो में जो है पूरी भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी और बहुत सारा इसमें कवर किया गया है। लगभग 90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो इससे जो पहले की वीडियो है वो भी आप ज़रूर देखें, और अन्य सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी चैनल पर करा रखी हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।